नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपको स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी टू चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित, जो कि बैक्टीरिया और कवक से होने वाले रोगों को संबंधित ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम 160 तक देख चुके हैं, आज हम देखेंगे 161 से प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, 161 नंबर का था, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? तो रोग से यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन कौन है? तो टाइफाइड भी जीवाणु के कारण ही होता है। सुजाक रोग, जिसको गायनोरिया भी बोलते हैं, ये भी जीवाणु के कारण होता है। कुकर खांसी भी जीवाणु के कारण है। इनमें से सभी उत्तर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 162 कहता है, कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? कुष्ठ रोग है ना, जिसको बोलते हैं कोढ़िया, है ना। तो ये जो किसके कारण होता है? ये आपका होता है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है आपका, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो एमडीटी किसके लिए प्रयोग होता है? तो एमडीटी आपका हो जाएगा कोढ़ के लिए। किसके लिए? कोढ़ के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, हैजा का क्या कारण है? हैजा के कारण आपका जीवाणु है। हैजा के कारण क्या है? आपका जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? तो हैजा हो जाएगा। हैजा हो जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? तो मेनिंजाइटिस जो होता है, इसी को गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। ये जो होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला कहता है, निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। काली मौत, जिसको कहते हैं ब्लैक डेथ, किससे कहते हैं? तो ब्लैक डेथ यानी काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को ही काली मौत कहते हैं। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। सेब कहता, सेब और नाशपाती में होने वाले निर्जा रोग का कारण क्या है? तो निर्जा रोग के कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। नहीं, सॉरी, सेब है ना, सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में किसके धनुषस्तंभ, किससे धनुषस्तंभ टिटेनस होता है? तो आपका जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कथा है, निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न होता है। तो टीबी तो जानते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन किस बैक्टीरिया के कारण होता है वो भी ध्यान देने का चीज़ है। तो आपको हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया, माइक्रो नहीं होगा, माइकोबैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है। 174 नंबर प्रश्न कहता है, 174 नंबर प्रश्न, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? जी दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत अधिकांश जीवों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है? यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है 174 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज में ये प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये जीव ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए एक्टिनोमाइसिटीज सही उत्तर हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न देखिए, 175 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी संक्रामक रोग नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा मधुमेह रोग। मधुमेह रोग जो है संक्रामक रोग नहीं है। 176 का, तो निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? अबर कह रहा संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपका डिप्थेरिया है, कालाजार है, रेबीज है। इनमें से सभी जो है संक्रामक ही रोग है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता टैब टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? तो टीएबी टैब द्वारा, है ना।
यानी टैब एक टीके है, इसको टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग का संक्रमक यानी टीबी का मुख्यतः होता है किसके कारण? तो टीबी जो होता है आपका किसके कारण होता है? 178 के हवा द्वारा, है ना, हवा द्वारा होता है। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह क्या है? टीकाकरण जो लगाते हैं रोगों से आता है व्यक्ति में, तो ये क्या है? एक ये जो है आपका प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। 180 नंबर प्रश्न कहता है क्या? 180 नंबर प्रश्न कहता है ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन ये बात करता है डीपी टीका। ये कौन सा रोग का बात कर रहा है? आपका टीका का बात कर डीपी टीका। तो डी से आपको पता है डिप्थीरिया होता है, पी से परटूसिस और टी से टिटेनस होता है। तो यहाँ पे देखो टिटेनस सही है, परटूसिस सही है, डिप्थीरिया ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कह रहा है उपयोग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ है लक्षणों का समूह। क्या होता है? लक्षणों का समूह होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना पर दिया जाता है ना? कौन सा है टीका? तो यहाँ पे याद रखना आपको डीपीटी, हिब और पोलियो, यानी डीपीटी का टीका 1.5 महीना में, HIV हिब का टीका 2.5 महीना में और पोलियो का टीका 3.5 महीना में दिया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हुए आप जवाब देंगे। निमोनिया जो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग के में उपयोग किया जाता है? तो एरिथ्रोमाइसिन है ना, इसको एरिथ्रोमाइसिन किस रोग के लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन काली खांसी के लिए, एरिथ्रोमाइसिन काली खांसी में उपयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कोरोना वायरस से मर्स भी है, कोविड-19 भी है, सार्स भी है, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो कहता आलू में बिल्ट रोग, ये भी जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में बिलगन रोग, ये भी जीवाणु के कारण। चावल के अंगमारी रोग, ये भी जीवाणु, इसमें से सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक है? तो निम्नलिखित में से कौन जल संक्रामक है? तो आपको ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड ये जल से होने वाला बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टीका यानी वैक्सीन क्या है ना? टीका जो है टीका क्या यानी वैक्सीन क्या है? तो कृत्रिम जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। क्या है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 189 के देखिए प्रश्न कहता है डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण आपको है गला घुटना। क्या होता है? गला घुटना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है, तो अधिकांशतः जीवाणु से प्राप्त होती है। पनीर में कहता है पनीर में विशेष सुगंध आती है, तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। 192 नंबर प्रश्न कहता है कि वाहित मल जल के द्वितीयक उपचारक में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? देखिए इसमें वाहित मल जल के उपचारक में 2 गो होता है। प्रथम उपचारक ये होता है कि ये आपको जाल को लगाकर, है ना, जो बड़ा बड़ा कचरा होता है कण उसे छान लेता है, वो प्रथम उपचारक हो गया। द्वितीयक उपचारक में क्या करता है? जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, जीवाणुओं को डालकर उसमें। 193 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिकारक जीवाणु नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिकारक जीवाणु नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है? नहीं है। तो है कौन? जो जो वो क्लस्ट्रेडियम होता है ना, एजोटोबैक्टीरिया है ना, एजोटोबैक्टीरिया है, और साथ में अजोला भी है।
लेकिन कहता है कौन नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका बैसिलस यूरिनजीएंसिस, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है। तो योग हट जो होता है दोस्तों, योग हट होता है जो एक दही की जैसा ही एक पदार्थ है, बशर्ते दही इसे क्यों नहीं कहा गया और योगहट क्यों कहा गया, तो इसमें मुख्य रूप से जो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का जो प्रयोग होता है उसमें अंतर है। जो दही बनाने में प्रयोग होता है वो बैक्टीरिया के नाम है लैक्टोबैसिलस, लेकिन योगहट बनाने में जो बैक्टीरिया का प्रयोग होता है वो है आपका लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। क्या है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। एक और बैक्टीरिया का उपयोग होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। तो ये दो गो है, यानी बी और सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निफ एन किसमें पाया जाता है। निफ NIF, निफ जिन किसमें पाया जाता है, तो राइजोबियम में पाया जाता है। निफ जिन किसमें पाया जाता है, राइबोजियम में पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर पर देखिए, विटिकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है। तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी कौन है, यानी कि पौधा और जंतु के बीच वाला जो जीव है उसे क्या कहा जाता है। तो पौधा और जंतु के बीच के कड़ी को यूग्लिना ही कहा जाता है। यही यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। यूग्लिना का प्रचलन अंग पूछता है, यानी यूग्लिना का प्रचलन अंग है कौन है। तो यूग्लिना का प्रचलन अंग अब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फ्लैंजिला। क्या होता है, फ्लैंजिला यूग्लिना फ्लैंजिला, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यूग्लिना में फ्लैंजिला की संख्या कितनी होती है। यूग्लिना में कभी कभी 1 भी होता है और 2 भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे नंबर प्रश्न कहता है ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद है। ये भी वही योजक कड़ी की बात करता है, वहाँ पे बात करता है पौधा और जंतु के बीच में, तो वो था आपको यूग्लिना। लेकिन अब है जंतु तथा कवक के बीच में, तो दोनों के बीच में कौन सा है, स्लाइम मोल्ड। क्या है, स्लाइम मोल्ड हो जाएगा इसका उत्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जंतु और कवक के बीच के योजक कड़ी स्लाइम मोल्ड कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया। तो स्लाइम मोल्ड को आपको किस जगत में रखा गया, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 203 कहता है चप्पल की आकृति के जंतु किसे कहते हैं। पैरामीशियम को चप्पल की आकृति की तरह होता है। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है। तो पैरामीशियम आपको प्रोटिस्टा, पैरामीशियम जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो उस प्रकार नहीं है, तो लेकिन सिलिएटा, है ना, सिलिएटा जगत का आपका जंतु हो जाएगा, सिलिएटा वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 205 में कहता है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है। तो यहाँ पे सिलिया उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, क्यों है, प्लाज्मोडियम जो होता है का जीवन चक्र पूरा होता है ना, 1 पोषक में कि 2 पोषक में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2 पोषक में, है ना। 2 पोषक कौन कौन होता है, एक जो होता है आपका मच्छर की लार्वा और दूसरा होता है मानव की रक्त, इसलिए 2 पोषक में जीवन चक्र पूरा होता है। 208 नंबर प्रश्न जो होता है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो रोनाल्ड रॉस ने खोज किया। मेलीग्लैंड, है ना, मैलीग्लैंड मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है। तो मैलीग्लैंड मलेरिया नामक बुखार उत्पन्न होता है किसके कारण। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा, अगला नंबर प्रश्न देखिए 210 नंबर प्रश्न, तो बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना ये मलेरिया का लक्षण है। 210 के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था को कहते हैं आपको मीरोजोआइट और स्पोरोजोआइट, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2
सी सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोनों। मलेरिया मादा एनफिलीज से फैलता है। मादा मलेरिया जो होता है मादा एनफिलीज से फैलता है, लेकिन प्रोटोजोआ कौन है? प्लाज्मोडियम। लेकिन फैलता है मादा एनफिलीज से। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, है ना? तो आपको 212 के रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान देना है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, मतलब फैलता है, यही कह रहा है ना? तो ऑप्शन हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर द्वारा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 214 नंबर कहता है कि घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी कौन है? तो घातक मलेरिया फैलाने वाला परजीवी के नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, है ना? अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग, मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? अगर मलेरिया हो जाता है तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी पलीहा को, है ना? पलीहा को। 216 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है? तो समानता नहीं है तो जबर, इसमें जबर उत्पन्न होता है, बिल्कुल। मलेरिया और डेंगू में भी जबर होता है। मच्छर की काट से होता है, बिल्कुल सही है। मानव प्रजाति से होता है, मानव प्रजाति में होता है, बिल्कुल सही है। मच्छर प्रजाति यही जो है अलग अलग है। मच्छर के काटने से होता है, जबर उत्पन्न होता है, मानव प्रजाति में होता है। लेकिन बात यह है कहता समानता नहीं है, तो ये मच्छर प्रजाति अलग अलग होता है ना, मच्छर प्रजाति अलग अलग होता है, यही दोनों में समानता नहीं है। 217 नंबर प्रश्न देखिए, रोगों को फैलाने वाला कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तीव्र और जठर रात्र संबंधित संक्रमक पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है ना? यानी जठर संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला जल जनित रोग है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। हैजा जो है, हैजा के कारण। मानव में कहता है, मानव में बैक्टीरिया का संक्रमक का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया अगर हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। आम इलाज यही है। काला जार, है ना? काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ आपको हो जाएगा लिस्मानिया आपका डोनोवेन, लिस्मानिया डोनोवेन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता कालाजार रोग का कारक लिस्मानिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रामक मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए, कालाजार किसके कारण फैलता है? आपको जो होता है सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी द्वारा कालाजार फैलता है। निद्रा रोग, है ना? निद्रा रोग पैदा होता है ट्रिप्नोसोमा से। किससे? ट्रिप्नोसोमा से, है ना? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस कहते हैं इसको, है ना? अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है परजीवी, है ना? परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके कारण होता है ना? तो किसके कारण होता है? तो इसमें आपको याद रखना, सीसी मक्खी। किसके कारण होता है? सीसी मक्खी द्वारा, है ना? सीसी मक्खी द्वारा। निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक की जरूरत होता है? तो दो पोषक की जरूरत होता है, कौन किसके लिए? आपको प्लाज्मोडियम के लिए भी, ट्रिप्नोसोमा के लिए भी, लिस्मानिया के लिए भी, और इनमें से यानी कि तीनों के लिए। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाएगा? आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 226 नंबर प्रश्न देखिए, 226 नंबर प्रश्न कहता है कि पेचिस या अमीबोआइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेचिस या एमीबोआइसी, है ना, के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ आपका हो जाएगा एंट अमीबा। क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को कहा जाता है आपको ट्रोफोजोआयंट। क्या? ट्रोफोजोआयंट। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहता है? तो ये आपको अमीबा का, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद है। अगला नंबर देखिए, अमीबा में कूटपाद के महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भोजन ग्रहण के लिए, भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोजन भी इसी से ग्रहण करता है और चलने का काम भी इसी की मदद से करता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ समूह में रखा गया है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक एडको कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोलाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ई कोलाई। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? तो मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? प्रकाश उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो नेक्टिल्यूका। क्या? नोक्टिल्यूका जो है ये प्रकाश उत्पन्न करता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 234 नंबर प्रश्न के देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषी करने वाला प्रोटिस्टा कौन है? तो डायनोफ्लैजिलेटस ये भी करता है, डायटम भी करता है, यूग्लिनाइड्स भी करता है। इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाला संकोचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है ना। तो इसमें कहता है प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकोचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? बी और सी यानी उत्सर्जन भी करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। 236 नंबर प्रश्न देखिए। 236 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा है, तो डायटम का दूसरा नाम है गोल्ड ब्राउन एल्गी। डायटम का दूसरा नाम गोल्ड ब्राउन एल्गी। अगला कहता है 237 नंबर कह रहा है, कहता है कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करें और सहायता से उत्तर सही चुने। तो देखो एनाफिलीज किसके कारण होता है? तो एनाफिलीज मलेरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा मलेरिया। और क्यूलेक्स मच्छर काटने से क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपको फाइलेरिया होता है ना। और रेत यानी बालू मक्खी काटने से कालाजार होता है। और सीसी मक्खी काटने से आपको निंद्रा रोग होता है। आप यहाँ पे ध्यान दिए फिर से, एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है, रेत मक्खी यानी बालू मक्खी काटने से कालाजार होता है, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 238 नंबर प्रश्न कहता है बेसन टेस्ट परीक्षण क्या है? बेसन टेस्ट, इसको आप रखें बेसन टेस्ट के जगह पर क्या रखना है आपको? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। क्या? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। क्या है? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट आपको एड्स के लिए परीक्षण किया जाता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पानी में पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे आपको? जो कहता सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहेंगे? आपको प्लैंकटोन। यहाँ पे छुटा हुआ है, प्लैंकटोन करना है। क्या है यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका प्लैंकटोन। क्या होगा? प्लैंकटोन है ना, प्लैंकटोन हो जाएगा उत्तर। 141 नंबर प्रश्न देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन से है? तो वनस्पति जगत गैर हरित यानी कवक में ही नहीं पाया जाता। कवक में किस तरह का पोषक होता है? तो कवक में कैसा होता है आपका? विषम पोषी होता है। कैसा होता है? विषम पोषी होता है। कहता सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव क्या होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा विविध पोषी को ही विषम पोषी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कवक स्वपोषी होता है। गलत बात, कवक स्वपोषी नहीं होता, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कवक में भोजन का रूप क्या है?
भोजन के रूप में क्या होता है? तो ग्लाइकोजन होता है। कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कवकों के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवकों कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है? तो देखिए पेक्टिन की नहीं बनी है। सेलुलोज, काइटिन, कैलोजिन ये सब के बने था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय कवक है? तो एक कोशिकीय कवक कौन है? तो आपको ध्यान देना, एक कोशिकीय कवक जो होता है आपका ईस्ट भी एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट भी एक कोशिकीय कवक है। अगला निम्नलिखित कहता है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक कवक है। क्या है? पेनिसिलिन एक कवक है। कवक पहला पेनिसिलिन से ही एंटीबायोटिक प्रयोग बनाया गया था। अगला नंबर, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है? हाँ, डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक, यानी पाव रोटी के निर्माण में कौन सा कवक प्रयोग में आया जाता है? तो याद रखना, साइक्रोमाइसिस सेरेबिसी। साइक्रोमाइसिस सेरेबिसी। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। यह क्यों? क्योंकि CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 54 देखिए, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। पेनिसिलिन कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। 256 नंबर देखिए, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे पेनिसिलिन को जो होता ना, पेनिसिलिन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्रायोसोजेनम से, है ना, पेनिसिलियम क्रायोसोजेनस के द्वारा प्राप्त किया जाता है औद्योगिक रूप से। अगला नंबर कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये आपको कवक से प्राप्त किया था पेनिसिलिन, लेकिन कौन सा कवक से प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन ही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 259 नंबर प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। अगला 260 नंबर प्रश्न है, कहता स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो 260 के ऑप्शन नंबर डी, वॉक्समैन ने किया था। तो दोस्तों आज हम 260 नंबर प्रश्न तक देखे हैं। अगला जो भी है सूक्ष्मजीवी से होने वाले रोग और उससे संबंधित प्रश्न सभी हम अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर करा करें।